इस मुल्क का एक मसला ये रहा कि जो आया उसने ये सोचा कि बस मैंने अपना वक्त किस तरह से गुजारना है और यहाँ के मुल्क के वसाइल को बेदर्दी से लुटा। इन्हीं में एक गैस था। एक वक्त था कि पाकिस्तान के पास कुदरती गैस इतनी थी कि लोग रश करते थे, पाकिस्तान की तरफ देखते थे। हत्ता कि यूरोप जैसे ममालिक कि जो रूस से गैस खरीदते थे और वहाँ इतनी सर्दी और उनके लिए बड़े मसाइल होते थे। आज ये वक्त आ गया कि पाकिस्तान में चंद साल की सिर्फ गैस बाकी रह गई है और वो भी जितनी है वो नाकाफ़ी है। अब ज़्यादातर गैस हम इंपोर्ट करें खरीद रहे हैं और सर्दियों में तो चले अब मामूल था कि जी लोड शेडिंग होती है, गैस की चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं, मसाइल हैं जनाब, इंडस्ट्री को तो गैस बंद करके लोगों को दी जाए वो भी नहीं मिल रही। अब ये वक्त आ गया कि शदीद गर्मी है, शदीद गर्मी, और कहा जा रहा है जी गैस की शदीद कमी है, उसकी लोड शेडिंग हो रही है और उस वजह से अब बिजली की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो सकता है। ये हालात हो गए इस मुल्क में, कभी किसी ने सोचा नहीं, प्लानिंग नहीं की। असद खरल साहब, अब ये भी जाहिर है हुकूमत तो साफ कहेगी, इमरान खान साहब भी कहेंगे जी पिछलों ने किया, परवेज मुशर्रफ के दौर से हुआ, सीएनजी स्टेशन ऐसे लगे सर, मेरा ख्याल है 30-30 हज़ार 20-20 हज़ार में जनाब सीएनजी स्टेशन का लाइसेंस मिल रहा है। सर्दियों में गैस की किल्लत या लोड शेडिंग होना, उसमें एक फितरी अमर भी है चूँकि कंजम्पशन ज़्यादा होती है। फिर सुबह सुबह चूँकि बाद सर्द इलाकों के अंदर वो गैस जम भी जाती है पाइपों के अंदर, वो भी एक प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे गर्मियों में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि गैस की लोड शेडिंग होना। इससे पहले मैंने सुना या आपने भी कभी नहीं सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर गर्मियों में, शदीद गर्मियों में गैस की जो किल्लत पैदा हो जाए, लोड शेडिंग पैदा हो जाए। और दूसरी जानब जो हाइड्रो है उसमें भी कमी है, तो इस पर बिजली की भी जो है कमी है, लोड शेडिंग होगी। क्योंकि बहुत सारे अब प्लांट आपको पता है फर्नेस ऑयल के साथ साथ जो है कोयले के साथ साथ अब गैस पे भी कुछ चल रहे हैं। तो अब ये सूरत हाल, अब मुझे बताएं कि इसका भी आप मुद्दा डाल देंगे नून लीग के ऊपर या पीपल्स पार्टी के ऊपर? लेकिन मुझे बताएं किसने कहा था कि कोयले पर आप प्लांट्स लगाते रहें और बस कि जी हमने जनाब बिजली जो है, ठीक है आपने नारा लगाया था, उस पर वोट भी मिले, बहुत अच्छी बात है कि जनाब अब ये लोड शेडिंग खत्म होगी। तो वो मुझे याद है, तुझसे वादा है मेरे वतन तेरे अंधेरे मिटाएंगे हम, या इस तरह का कुछ। तो वो आपने अंधेरे मिटाने के चक्कर में कोयले जिस तरह भी बन रही है। सर डैम किसने बनाने थे? उससे आपका पानी बचना था, पानी की आप सतह देखे क्या हाल हो गया, ज़राअत का इतना बुरा हाल है। अब वो फिर विफाक और सिंध जनाब सूबे में वो लड़ाई, तो उस पर नहीं किया आपने, मेट्रोज बना दी। अगर ये जितनी भी मेट्रो बनाई हैं सर, मैं आपको गारंटी करता हूं इतने में एक बड़ा डैम बन सकता था और आज सूरत हाल बहुत बेहतर होती। कम से कम 4-5 हज़ार मेगावाट पाकिस्तान को बिजली मिल रही होती, वो भी सस्ती। पानी का फायदा अलग था, ज़राअत को फायदा अलग था, यानी कई माहौलियात को फायदा अलग था। तो ये आप फिर या तो कह दें कि जी इनको कसूर ही नहीं है उनका, उन्होंने बस ये कहा जी हमने ये लोड शेडिंग खत्म करके दिखानी है, जो मर्जी हो जाए। पीपल्स पार्टी को गालियां देते रहे कि जनाब इन्होंने महंगे मुआहदे कर लिए जी तेल के और ये IPPs और करप्शन कर दी। खुद सिर्फ इतना फर्क डाला कि जनाब तेल नहीं तो गैस और कोयले पर हम प्लांट लगा रहे हैं। ये स्ट्रेटजी थी। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी पहली मरतबा सोचा है इमरान खान साहब ने, हालांकि ये लॉन्ग टर्म मनसूबे हैं और शायद उनकी इस हुकूमत के दौर में ये कंप्लीट भी नहीं होंगे जो डैम्स के हवाले से। नहीं सर, नहीं। नून लीग जो है उसने कोई इस पे काम नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने कोई नहीं काम किया। सदर अयूब के बाद पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने डैम लगाए नहीं, बड़े डैम कोई, वो डैम उस वक्त लगे। उसके बाद इमरान खान साहब की KPK में हुकूमत थी, उन्होंने वादा किया था, बहुत दावे किए थे कि 350 हम लगा देंगे छोटे छोटे डैम, लेकिन वो मेरे ख्याल 3 भी शायद नहीं लगे होंगे, छोटे भी नहीं लगे, हमें तो नहीं देखे कोई ऐसे उन्होंने दिखाए हो कि 350 लग गए हैं जी। सर वायबल नहीं है। अब मामला ये है कि जो मैं आज भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, सेक्रेटरी वाटर एंड पावर ने ये कहा था कि 60,000 मेगावाट हम पानी से बिजली हाइडल जो है वो हम पैदा कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे IPP माफिया, नेपरा, ये NTDC, ये सारा माफिया इतना बड़ा है, इतना ताकतवर हो चुका है कि कभी भी ये सस्ती बिजली पाकिस्तान में पैदा नहीं होने देंगे। मैं देखता हूँ इमरान खान साहब पैदा करके दिखा ले, हमारी एक एक नहर से कई हज़ार मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। आपकी बड़ी बड़ी नहरें, आपकी अपर गुगेरा है, आपकी ये जो क्यूबी लिंक नहर है, आपके दरिया है, आपके बड़े नहरों के ऊपर भी, तो आप वहां से बिजली पैदा कर सकते हैं। छोटे छोटे आप डैम बना सकते हैं। आप जो जितने आप दरिया है KPK के अंदर आप चले जाएं, वहां पे आप बना सकते हैं, लेकिन वहां पे नहीं बनाया गया। बाबर डोगर साहब, अब ये हुकूमत कह रही है कि जल्द इस बहरान पर भी काबू हम पा लेंगे, चूंकि गैस शॉर्टेज है, अब ज़ाहिर है इंपोर्ट करनी पड़ेगी, आधी से ज़्यादा तो अब हम गैस भी बाहर से खरीद रहे हैं और आयल के कुएं वहां पे भी नहीं आयल निकालते, ना गैस निकालते हैं ना आयल निकालते। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, सेक्रेटरी पेट्रोलियम जो है जिनके नीचे ODDCL भी है और ओगरा भी है, अब उनका वो जो है वो है डॉक्टर अरशद जी,
डॉक्टर अरशद जो शहबाज शरीफ के दौर में 4.5 साल जो थे वो सेक्रेटरी मादनियात यानी कि सेक्रेटरी माइन एंड मिनरल थे। ये वो बंदा है जिसने 2013 में जब सेक्रेटरी माइन एंड मिनरल था तो इसने पहले शहबाज शरीफ से चिन्योट में जाकर अच्छा, वो जो दावा कर दिया था सोना करवाया कि एशिया के सबसे बड़े सोने और चांदी के ज़खायर यहाँ से मिल गए। ऐसे ऐसे गौरे नयाब अच्छा, जो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को भी बुला लिया। साफी चले गए पूरे मैं गया, मैं खुद गया, मैं खुद मुझे भी साथ लेके गए वहां पर, मैं खुद वहां जाके होके आया। वहां पर चाइनीज एम्बेसडर आया, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वहां पर चला गया, उससे इफ्तिताह करा दिया कि जी कि पाकिस्तान जो बी का कटोरा वो टूट गया आज और दुनिया के सबसे बड़े सोने और चांदी के ज़खायर यहाँ से मिल गए हैं। जी ऐसे ही था। उसामा साहब उसके बाद 4.5 साल वो सेक्रेटरी रहा, वहां से 1 किलो सोना नहीं निकला, 1 किलो। और शहबाज शरीफ ने उसे कहा था कि जनाब जब तक आप यहाँ से सोना नहीं तुम निकालोगे मैंने तुम्हारी जान नहीं छोड़नी, तुम यहाँ से सोना निकालोगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने दूंगा। और एक टाइम में डॉक्टर अरशद रोया करता था कि जनाब मेरी यहाँ से जान छुड़वा दें। उसने जर्मन कंपनीज को वहाँ पे बुलाया, कैनेडियन कंपनी को बुलाया और उसके बाद चाइनीज़ कंपनी कि यहाँ से कुछ ढूंढ दो मुझे कि ताकि मेरी जान छूटे। ये वो बंदा है जो सीएम के सामने झूठ बोला कि जनाब वहाँ पर ताकि मैं शहबाज शरीफ के करीब होती थी, मैं वहाँ पे बड़ा काम कर रहा हूँ। और मियाँ साहब ने भी 2 मिनट लगाए और उन्होंने जाके खुद भी इफ्तिताह कर दिया बगैर किसी तहकीक के, और बाद में प्राइम मिनिस्टर से भी इफ्तिताह करा दिया झूठ पे। अब आप अंदाजा लगा लें कि जो पीटीआई है उसने इस गोहरे नायाब को सेक्रेटरी पेट्रोलियम लगा दिया, जो कि 4.5 साल शरीफ खानदान को मामू बनाया जिसने बड़े आराम से तरीके से। अब वो सेक्रेटरी पेट्रोलियम है। अब यहाँ पर बार बार जो है वो सेक्रेटरी डिफेंस और जो है वो बार बार इसको लिख रहा है कि जनाब, सॉरी डिफेंस कह रहा हूँ कि जनाब ये जो है ये आप ना कुछ करें, ये जो ये गैस जो है ये कम हो जाएगी, आप वो है ना पावर डिवीजन के जो सेक्रेटरी वो लिख रहे हैं कि इसका कुछ करें, कुछ भी नहीं किया। और अल्टीमेटली गर्मियाँ आ गई और वो था कि जी आप बाहर से कुछ सेटलमेंट करें, बाहर से एलएनजी मंगवाएं, इसकी शॉर्टेज आ जाएगी। ये बार बार सेक्रेटरी पावर ने उनको खत लिखे, लेकिन डॉक्टर अरशद साहब उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो तो इसी तरह से ही है। ये कोई दिनों में नहीं हो सकता, ये कोई परचून की दुकान से आपने कोई चीज नहीं लेकर आनी, लेकिन महीनों बल्कि सालों पहले। मेरी एक बात सुने, सेक्रेटरी पावर जो है उन्होंने सेक्रेटरी पेट्रोलियम को खत लिख दिया कि जनाब अगस्त और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान 900 मिलियन मकफ फुट फी यौम और अक्टूबर के लिए तकरीबन 700 MMC FD की RNG की दरख्वास्त की लेटर के जरिए ये आप इसको अरेंज कर रहे हैं। ये क्यों नहीं फौरी तौर पर अरेंज कर सके? इन्होंने क्यों नहीं उस वक्त ये आराम से बैठे रहे, डिले हो गया और अब उसकी वजह से ये सारी शॉर्टेज पैदा हो गई है। मैंने तो उनका बैकग्राउंड दे दिया कि किस तरह से ये जो सेक्रेटरी डॉक्टर अरशद साहब है ये मामू बनाने के माहिर हैं। देखें, अहल आदमी अगर पोस्ट पे नहीं लगेगा तो ये तो होगा, मगर असद खरल साहब तो ये होता किस तरह है, मामला क्या होता है? वज़ीर आज़म के पास समरी जाती है और क्या उनका जो जो मुतलका वजारतें हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, देखते नहीं है कि इसकी कारकर्दगी क्या है। अगर सेक्रेटरी पावर उनको लिख रहे हैं, पहले से कॉशन उनको दे रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि ये मामला होने जा रहा है, तो इनकम्पिटेंसी है ना उनके एंड पे। अगर एक बार वक्त एक महकमा दूसरे महकमे को बता रहा है कि ये चीज़ होने जा रही है, तो उसके बाद भी अगर वो महकमा कहते हैं कि कुछ उसके अकाउंट पे जूं नहीं दिखती तो फिर नाइली हो सकती है या जुर्माना सड़ गया है। रेलवे का हादसा होता है, पता चलता है जी वहां तो कर दिया हुआ था कि ये हादसा हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर ये ऑयल के जो कुएं हैं वहां से ऑयल नहीं निकलने देते, आपको पता है। IPP माफिया ना तो पाकिस्तान से ऑयल निकलने देता है, जितना भी ये पेट्रोलियम माफिया है ये जो अच्छा। उसके बाद गैस सिर्फ कोल्लू के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर मैंने स्टडी रिपोर्ट मंगवाई, बाकायदा इंटरनेशनल इदारे ने की, 100 साल की जो अब की हमारी ज़रूरत है और आइंदा अब ज़रूरत बढ़ती है उसके हिसाब से उनका 100 साल तक भी वहाँ से गैस, सिर्फ कोल्लू ब्लॉक में इतनी ज़्यादा गैस है लेकिन निकालने नहीं को देगा, क्योंकि अगर वो गैस निकल आएगी तो ये खांचे जो LNG वाले वो बंद हो जाएंगे। यहाँ पर एक LNG माफिया है जिन्होंने इसके परमिट लिए हुए हैं और वो बाहर से मंगवाते हैं और उसमें अपना कमीशन खाते हैं। वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान से LNG निकले, क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर से गैस निकले, ताकि जो ये तो सरकारी रिसोर्सेज है, इससे तो वो कोर्ट में चले जाते हैं, वो कोर्ट में चले जाते हैं कि जनाब ये इसको रोका जाए, बेतहाशा जगहों पे स्टे लिए हुए हैं।
तो ये तो अब कोर्ट्स को भी देखना चाहिए, ये जो है OGDCL को भी देखना चाहिए कि और मिनिस्ट्री थरकोल में कोयला निकला हुआ है, पे भी एतराज लगा देंगे। साहब थरकोल में कोयला मौजूद है लेकिन वो उसका टैरिफ नहीं दे रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर इधर से कोयला तो इंपोर्ट के अंदर जो हमारे खांचे हैं वो बंद हो जाएंगे। गैस हमारी मौजूद है, हम इसलिए नहीं निकालते कि उससे हमारी कमीशन जो बाहर से एलएनजी आएगी उसमें किकबैक कमीशन होगी। इनका जो यहाँ से सरकारी लोगों को साथ मिला लेते हैं। हैं, उन्होंने सरकार ने लिख के देना ना ठेका कि हाँ जी यहाँ से गैस निकल सकती है, ये है, वहाँ टेस्टिंग होती है, कोई बाहर से कंपनी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतना नहीं है कि वो सारा इतना इन्वेस्ट कर सके, उसमें करोड़ों डॉलर लगते हैं उस तक पहुंचने में, फिर वो किस तरह की है, कितनी निकलेगी, वो सारा एक वो सर्वे हुए पड़े साहब, उसके बावजूद नहीं निकलने देते, क्योंकि अगर गैस निकल आएगी वो सीधी जाएगी सरकारी खजाने में, सरकारी होगी ना, उसमें कमीशन तो नहीं आएगा। वो जितनी भी जमीन से निकलेगी कुदरती गैस वो तो चलेगी SSGC और SNGPL के पास, तो उसमें से कोई कट नहीं लगेगा ना, कमीशन नहीं आएगा। जितनी ज्यादा वो बढ़ती जाएगी उतनी एलएनजी रिड्यूस होती जाएगी, जितनी एलएनजी बाहर से इंपोर्ट रिड्यूस होगी उतना आपका कमीशन कम होता जाएगा। तो सब इस तरह का आईपीपी जो है वो पानी से बिजली नहीं बनने डॉक्टर आसिम का केस आप देख लें, क्या आज तक निकल सका उसमें? वो जी हम सुनते थे 600 अरब की करप्शन है, 400 450 अरब की करप्शन है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसके बाद भी अब ये जो आप बातें कर रहे हैं कि नहीं होने देते, कहीं साबित हो सका है? आप इनके OGDCL के आप देख लें, गैस के बड़े बड़े जो लोग हैं जिनकी तनख्वाहें आपको पता है मिलियंस में है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस देख लें कि पाकिस्तान के अंदर तेल और गैस के वाफर में ज़खायर हैं, लेकिन इनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि वो किधर है ज़खायर, उसको निकालेगा कौन? यानी आप तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसको उस महकमे से निकलवा दिया जाता है। तो ये तो माफिया बैठा हुआ है। अगर सिर्फ OGDCL जो है ना, ये जो इसके ही अगर आप ऑडिट कर लें, ये इन लोगों का असासे देखें, इस तरह जो ऑयल कंपनीज हैं जहाँ पे जो ऑयल और गैस से रिलेटेड जितने भी ये इदारे हैं और जो रेगुलेटर है इसके ऊपर बैठे हुए, इनके तो अपने करोड़ों अरबों में एहसास हैं। बाबर मुल्क इनके पास ये तो हम बात करें साल बाहर बैठे, हर साल की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि 10 से 12 साल मैक्सिमम हमारे पास गैस के ज़खायर रह गए हैं, या तो नए अल्लाह ताला को करम हो जाए मिल जाए, या ये जिस तरह आप गैस के ज़खायर तो मौजूद है, निकलने नहीं दे रहे। मैं खैर साहब से एग्री करता हूँ, पाकिस्तान में गैस के वाफर ज़खायर मौजूद हैं, वो गैस जो है पाकिस्तान की ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली इस गैस को निकलने नहीं दिया जा रहा, यहाँ पे माफियाज हैं, ऐसे माफियाज। ईरान में दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर हैं और हमारे साथ इतना बड़ा बॉर्डर है बलूचिस्तान के साथ ईरान का, ये भी समझ नहीं आती कि अगर वहां से निकल सकती है तो 20-4 किलोमीटर इतने बड़े गैस के ज़खायर हैं कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन जो माफियाज हैं वो उसको निकलने नहीं देते। इमरान खान साहब को भी स्टेटमेंट में मजाक बनाता है कि जी वहाँ लोग खोदते हैं कुआं पानी के लिए, तो जी कई दफ़ा गैस निकल आती है, वहाँ पर ये हो जाता है वो हो जाता है। ये सब बातें तो अपनी जगह होंगी, लेकिन प्रैक्टिकली तो नहीं ना कुछ हो सका अभी तक। उस तरह से हमें कहीं ना कहीं डिस्कवरी हो जाती है, लेकिन इतनी सिग्निफिकेंट नहीं हुई।